हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी फॉल्स केसेस आपके ऊपर होते हैं 2023 में आपको इनको कैसे डील करना है, कैसे आपको इनसे बाहर आना है, लीगल ऑप्शंस आपको कौन कौन से यूज करने हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। जो भी लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर फॉल्स 498 है, फॉल्स डीवी जैसे केसेज हो गए हैं, उनको ये वीडियो देखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर वो इन फॉल्स केसेज में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो अपना सुख चैन सब बर्बाद कर लेते हैं और काफी लंबे समय तक उन्हें इसका ट्रायल फेस करना पड़ता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आज के समय पे क्या ऑप्शन आपके लिए अच्छे हैं? दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों के लिए इस प्रकार का कंटेंट मैं ऑलमोस्ट रोज लाता हूं। दोस्तों देखिए, होता क्या है कि आपके ऊपर एक केस दर्ज होता है, मान लेते हैं एक एफआईआर दर्ज होती है, वो एफआईआर झूठी है। और इवन 498 ही नहीं बल्कि अन्य किसी मामले में भी यदि आपके ऊपर एक झूठी एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो अब आपको इस झूठी एफआईआर को कैसे डील करना है? अब हम लोग क्या करते हैं कि हम एक नॉर्मल रूटीन में चलते हैं कि एफआईआर हो गई, जाके हमने बेल ले ली, बेल के बाद हमने ट्रायल लड़ना शुरू कर दिया। ऐसा कभी भी नहीं करना है, यह ऑप्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी एफआईआर की कॉपी रिसीव करनी है। उससे पहले कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ओवर थिंकिंग सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करेगी। तथ्यों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, ख्यालों के आधार पर नहीं। तो अगर आप सिर्फ सोच रहे ऐसा हो गया तो ऐसा करूंगा, ऐसा हो गया तो ऐसा करूंगा, केवल डिप्रेशन में चले जाएंगे और हल कुछ भी नहीं होने वाला। तो आपने क्या करना है, पहले एफआईआर की कॉपी रिसीव करनी है। अब दोस्तों, इस एफआईआर में आपको यह देखना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो फॉल्सली उसमें रोप किए गए हैं, जिनके नामों को उसमें होने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है, या ऐसे कितने लोग हैं जिनके लिए आपके पास एविडेंस अवेलेबल है कि इस घटना के समय वो वहां पे नहीं था, या और कोई एविडेंस उसका आपके पास अवेलेबल है। तो दोस्तों, ऐसे लोग, जैसे मान लेते हैं एफआईआर में 6 लोगों के नाम है और उनमें से 3 लोग ऐसे हैं जिनके आपके पास पुख्ता एविडेंस है कि वो उस घटना में इन्वॉल्व नहीं थे। तो दोस्तों, ऐसे में इन 3 लोगों के लिए तो सीधा आपको अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करनी है। अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सारे एविडेंस देने हैं और जैसा वो कहेगा वैसा करना है और 3 नामों को हटवा लेना है। तो आपका क्या होगा कि इससे एफआईआर का जो बर्डन है वो आधा हो जाएगा, और वो 3 लोग जो हो सकता है दूसरे प्लेसेस के हो, उनका बर्डन भी कम हो जाएगा। दूसरा स्टेप आपको ये लेना है कि अब जो 3 लोग बच गए, जिनके लिए आईओ ने ये कह दिया कि भाई इनका नाम तो नहीं हट सकते, और जनरली ये हस्बैंड होते हैं और उसके माता पिता होते हैं, तो ये जो 3 लोग होते हैं, इन तीनों लोगों के लिए अब आपको अपनी एफआईआर में ये एनालाइज करना है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा बर्डन किस पर है। ऑब्वियसली हस्बैंड पे होगा, लेकिन फादर और मदर के बीच में आपको देखना है कि किस पर स्पेसिफिक एलिगेशन है। जैसे अभी एक क्वेश्चन पे मैं काम कर रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि मदर पर तो बहुत सारे एलिगेशन थे, लेकिन फादर पर कुछ भी एलिगेशन नहीं था। तो ऐसा व्यक्ति जिस पर कोई भी एलिगेशन नहीं है या बहुत माइल्ड एलिगेशन है, उसके लिए आपको क्वेश्चन फाइल कर देनी है, और वहां पर क्वेश्चन का रिजल्ट अधिकतर केसेज में अच्छा होता है। तो जब वो क्वेश्चन का रिजल्ट आपके पास आ जाए, उसको ग्राउंड बना के फिर आपको दूसरे व्यक्ति के लिए, वो आपकी माता जी हैं जैसे, उन पे स्पेसिफिक एलिगेशन थे, तो ग्राउंड बना के उनकी भी क्वेश्चन फाइल कर देनी है। उनके चांसेस फादर से थोड़े कम होंगे, और जब उन दोनों की क्वेश्चन हो जाएगी तो फिर आप आखिरी व्यक्ति उसमें बचोगे। तो एफआईआर का बर्डन कम हो जाएगा, आपका जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी कम हो जाएगा, आपका जो मेंटल हेरेसमेंट है वो भी कम हो जाएगा। 6 की जगह आप केवल 1 ही व्यक्ति कोर्ट में जाएगा। और दोस्तों, कई बार होता है कि आपके पास वो भी एविडेंस होते हैं कि आप भी इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, तो उसमें फिर क्या कर सकते हैं, फादर मदर दोनों की क्वेश्चन को आधार बना के, और जिन 3 लोगों के नाम पुलिस ने हटा दिया उनको आधार बना के आप भी क्वेश्चन फाइल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जब आप क्वेश्चन फाइल करें तो उसके साथ साथ स्टे जरूर लें लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे। इससे होगा क्या कि सामने वाला साइकोलॉजिकली ब्रेक होगा। उसने 498 का केस किया, पहले तो आजकल 1-1 साल के बाद तो चार्जशीट फाइल हो रही है, तो 1 साल तक कंप्लेनेंट वैसे परेशान हो जाता है कि भाई चार्जशीट फाइल नहीं हुई। जब चार्जशीट फाइल हुई तो स्टे लग गया, फिर वो स्टे भी 2 साल तक लगा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन फाइनल होने में लगभग 1.5-2 साल लग ही जाते हैं। तो सामने वाला इतना सेटलमेंट पर आ ही जाता है। तो कहने का मतलब, स्मार्टनेस के साथ आपको फाइट करनी होती है। दूसरा दोस्तों, इसमें जो मैं बताने वाला था, 2023 आज चल रहा है, इसमें दोस्तों आर्ग्यूमेंट्स का बहुत महत्व है। आर्ग्यूमेंट्स आपके ऐसी चीजें हैं जिससे आप कुछ भी, मतलब कुछ भी कर सकते हो। कोर्ट के अंदर अगर आप खड़े हो, मैं मानता हूं 90% एडवोकेट के आर्ग्यूमेंट्स पर डिपेंड करता है कि मामला किधर जाएगा। अगर आपके काउंसिल के आर्ग्यूमेंट में जान है, केस आपका है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि आपका केस बहुत वीक होता है, लेकिन केवल आर्ग्यूमेंट के बेस पे कोर्ट आपके फेवर में फैसला कर देती है। आप कोर्ट को कन्विंस कर लेते हैं, आपसे मतलब आपका काउंसिल। तो इस बात पे आपको विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी एविडेंस आप कोर्ट में प्रोड्यूस करो वो आपके मामले से रिलेवेंट होने चाहिए। रिलेवेंट क्या होगा, आपको जो लग रहा है वो रिलेवेंट हो ऐसा जरूरी नहीं। क्योंकि मान लेते हैं हमने किसी से बात करी, 1 घंटे की किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग हुई, और उसने हमको जो भी तथ्य बताया अपनी तरफ के कि साहब ऐसा था ऐसा था ऐसा था, मेरे पास ये एविडेंस है, लेकिन पूरा एनालाइज करने के बाद हम देखते हैं कि जितना उसने बताया उसमें से केवल 10% ही रिलेवेंट है, बाकी सब 90% इररिलेवेंट बातें हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसे कोर्ट कंसिडर करेगा ही नहीं। लेकिन एज ए लेमैन उसको ये लग रहा होता है कि ये सारी चीजें कंसिडर होंगी, बट
वो भ्रम में होता है। तो हमारा ये भी काम है कि हम उसको इस भ्रम से बाहर निकालें कि भाई ऐसा नहीं होता है, आपके केवल ये पार्ट ही रिलेवेंट है। तो आपको ये कोशिश करनी है जो आपका रिलेवेंट पार्ट हो वो ही कोड के अंदर जाए। इररिलेवेंट पार्ट जाएगा तो उससे केवल आपका नुकसान होगा, फायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इररिलेवेंट पार्ट में से भी फिर क्वेश्चन किए जाएंगे और वो कहीं ना कहीं आदमी अपनी ही चीजों में उलझ करके रह जाता है। और दोस्तों अगर डीवी का केस है तो डीवी में सबसे अच्छा ऑप्शन, जैसे मैं हमेशा से बताते आया हूं, लड़ना शुरू मत करो, पहले डिस्चार्ज डालो। फॉल्स डीवी है तो पहले डिस्चार्ज डालो और डिस्चार्ज में जितने लोगों को रिलीफ दिलवा सकते हो दिलवा दो। कैसे मिलेगा डिस्चार्ज में रिलीफ? टोटली डिपेंड करेगा आपके कंटेंट पे कि आपका डिस्चार्ज पिटीशन का कंटेंट क्या है। सेकंड डिपेंड करेगा आपके वकील साहब ने वहां पर आर्ग्यूमेंट क्या रखे, कैसे रखे, और जब दोनों वकील ने आमने सामने आर्ग्यूमेंट किया तो किसका पलड़ा भारी रहा, किससे कोर्ट कन्विंस हुई। तो डिस्चार्ज जो होता है ना, डिस्चार्ज में मैं मानता हूं लोअर कोर्ट काफी टाइट चलती हैं, लेकिन फिर भी डीवी के डिस्चार्ज में अगर आप मेहनत करें तो डीवी के अंदर पर्टिकुलर चीजें ऐसी बताई गई हैं जिनके आधार पर डिस्चार्ज हो जाता है। जनरली लड़की सबका पता एक दिखा रही होती है, सब अलग अलग पते पे निवास कर रहे होते हैं, जिसका प्रूफ आपके पास होता है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप कई बार स्थापित ही नहीं होता, और कई बार डोमेस्टिक वायलेंस की कोई घटना ही उनके खिलाफ नहीं होती, कोई सबूत ही नहीं होता। तो बहुत कुछ होता है जिससे आप बड़े आराम से इन सब चीजों को हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके काम आई होगी और आप इस जानकारी को आगे भी शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इससे हेल्प मिले। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।